सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं विराम चिन्ह के विषय में। पाठ 20 विराम चिन्ह। लिखते समय विराम का बोध कराने के लिए विशिष्ट प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखते समय रुकने तथा ठहरने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अगर हम बोल रहे हैं, किसी बात को बोल रहे हैं, तो भी हमें थोड़े समय बाद विराम लेना पड़ता है, नहीं तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाती। इसी प्रकार से लिखते समय अगर हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं तो हम वाक्यों को लगातार नहीं लिख सकते, हमें कभी ना कभी थोड़ी देर के लिए विराम लेना पड़ता है। तो व्याकरण में इसी विराम को विराम चिन्हों के माध्यम से बताया जाता है। तो जो विराम चिन्ह की परिभाषा है वो इस प्रकार है। भाषा को लिखते समय रुकने तथा ठहरने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये हो गई हमारी विराम चिन्ह की परिभाषा। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग हम व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। हमारी व्याकरण में विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसका जो चिन्ह है इस प्रकार से होता है, यानी कि ये खड़े लाइन या खड़े डंडे के रूप में रहता है। सामान्य कथन वाले वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है के बाद पूर्ण विराम लगाया है। मेरा नाम नेहा चौहान है, पूर्ण विराम। तो जहां पर भी सामान्य कथन हो और उनकी समाप्ति हो रही हो तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणों के माध्यम से हमने इस बात को समझ लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्प विराम, जिसे कॉमा भी कहा जाता है। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का एक साथ वर्णन करते हैं तो अलग करने अथवा वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। बातचीत करते समय या फिर लिखते समय हम एक साथ बहुत सारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का वर्णन कर देते हैं, तो उन शब्दों को, उन वस्तुओं को, उन चीजों को सबको अलग अलग करने के लिए और थोड़ी थोड़ी देर रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं। तो अल्प विराम का जब हम प्रयोग करते हैं तो निम्न स्थितियों में करते हैं। पहला, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों या पदबंधों को अलग अलग करने के लिए। तो हमारे सामने दो शब्द हैं या फिर दो से अधिक शब्द हैं, पदबंध हैं, उनको जब हम अलग अलग दिखाते हैं तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकई राजा दशरथ की रानियां थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। तो हमने देखा इन दोनों वाक्यों में कुछ नाम आए हैं, लगातार आए हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। संबोधन शब्द के बाद जैसे, कई बार क्या होता है हम संबोधन के बाद क्या करते हैं, विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन कई बार हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे शुभ, अब आए हो, बच्चों चलो खाना खा लो। तो यहाँ पर शुभ और बच्चों को संबोधित किया गया है, तो अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह से पहले जैसे, उद्धरण चिन्ह, जब भी हम उद्धरण चिन्ह का यानी कि उदाहरण देने वाले चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले भी हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा, बच्चों प्रश्न पत्र बहुत ध्यान से हल करना। तो हमने कहा अध्यापक ने कहा, उसके बाद उद्धरण चिन्ह प्रयोग हो रहे हैं, उससे पहले हम क्या लगा रहे हैं, अल्प विराम, और फिर बच्चों उसको संबोधित कर रहे हैं तो फिर से अल्प विराम लगा रहे हैं। नेक्स्ट है संवाद के समय हाँ अथवा नहीं के पश्चात। अगर दो व्यक्तियों का संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है आपस में, और व्यक्ति आपस में हाँ या नहीं कह रहे हैं, तो उसके बाद भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे जय,
देव, क्या कल तुम पोलियो रैली में जाओगे? देव, हाँ अवश्य जाऊंगा। तो यहाँ पर जया और देव का संवाद चल रहा है। तो देव ने जब अपना उत्तर दिया हाँ, तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर जैसे, कई बार क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय हम लिखते नहीं है, केवल उनका हमें बोध होता है कि दो जुड़े हैं आपस में समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा, तो हम अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम जल्दी आ जाते, बस लेट हो गई। हम जल्दी आ जाते, और भी लगा सकते थे हम, लेकिन क्या करा अल्प विराम लगा दिया है। समझ में नहीं आता, यह किसकी करतूत है। तो यहां पर भी दो वाक्य को जोड़ा है, लेकिन योजक चिन्ह ना लगाकर, समुच्चय बोधक ना लगाकर अल्प विराम का प्रयोग किया है। संबंध बोधक अव्यय का लोप होने पर जैसे, कई बार क्या होता है वाक्यों में संबंध बोधक जो अव्यय वो दिखाई नहीं देता, वो आदर्श रूप में रहता है, तो उसके स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे जितना चाहो ले लो, जो परिश्रम करेगा अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जितना चाहो, तो यहाँ पर उतना हो सकता था उतना ले लो, लेकिन केवल अल्प विराम का प्रयोग कर दिया, संबंध बोधक को हटा दिया। जो परिश्रम करेगा वो अवश्य सफल होगा, तो वो को हटाकर क्या करा अल्प विराम लगा दिया। तो इस प्रकार से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम, नीचे एक कॉमा है और ऊपर एक बिंदी है, इस प्रकार से रहता है। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो हमें लगे कि यहाँ पे हमें पूर्ण विराम से तो थोड़ा कम रुकना है, लेकिन अल्प विराम से ज्यादा रुकना है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका अर्ध विराम का। मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से समझाया भी। जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है। तो दोनों वाक्यों में हम देख पा रहे हैं कि हमें पूर्ण विराम से तो थोड़ा सा कम रुकना है और अल्प विराम से ज्यादा रुकना है, तो हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल। भारत के प्रमुख 4 महानगर हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई। तो अपूर्ण विराम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण नहीं है, जहां पर वाक्य पूर्ण ना हो, यानी कि हम अपनी बात कहकर फिर आगे और भी कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। हमने उदाहरण पढ़ा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहां पर हमारा वाक्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, हम उसके बाद नाम बताएंगे, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आगे बताए मोहन, गोपाल। भारत के प्रमुख 4 महानगर हैं, ये कह दिया, लेकिन वाक्य पूर्ण नहीं लग रहा है, तो फिर हम उसके नाम बताएंगे। ऐसी स्थिति में अपूर्ण विराम आएगा। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जब प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर यह चिन्ह आएगा, ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। इतनी तेज धूप में क्यों घूम रहे हो, तुमने यह क्या कर डाला, तो उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रश्न है, तो प्रश्न के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह। अब है विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी मन के भावों को प्रकट करना हो, और कुछ शब्द आते हैं ऐसे जो मन के भावों को प्रकट करते हैं, हर्ष सूचक हो सकते हैं, शोक के हो सकते हैं, घृणा, आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां कितना सुंदर दृश्य है, ये हर्ष को बता रहा है, अरे तुम कब आई, ये आश्चर्य को बता रहा है। तो वहां और अरे के बाद हमने देखा विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये संबोधन देने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये कैसा होता है, एक डंडे और उसके नीचे बिंदु के रूप में रहता है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये एक छोटी सी लेटी हुई लाइन के रूप में रहता है। सामाजिक पदों, पुनरुक्त शब्दों तथा शब्द युग्मों के मध्य इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं।
जहां पर सामाजिक पद आए, कुछ कोई ऐसे शब्द आए जो 2 बार रिपीट हो रहे हो, बार बार रिपीट हो रहे हो, तथा शब्द युग्म आए, विलोम शब्द आए, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन दोनों शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए। इसीलिए इसको विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों शब्दों को आपस में विभाजित कर देता है। चलते चलते, बार बार, उठते बैठते आदि। तो हम यहाँ देख रहे हैं चलते चलते, बार बार, उठते बैठते आदि। क्या हो रहा है, यहाँ पर पुनरुक्त शब्द दिख रहे हैं हमें कि बार बार आने वाले शब्द आ रहे हैं, और शब्द युग्म उठते बैठते। माता पिता, छोटा बड़ा, दाल भात, सुख दुख आदि। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, माता पिता, छोटा बड़ा, ये क्या है, विलोम शब्द। तो ऐसी चीजों में योजक का चिन्ह प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। किसी कथन, विवरण, उदाहरण, सूचना अथवा निर्देश के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी का कथन बता रहे हैं, कोई कथन को बता रहे हैं, कोई हम विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं या फिर निर्देश दे रहे हैं, तब हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये देखने में कुछ कुछ योजक चिन्ह की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन जो इसकी अगर हम लंबाई देखें तो योजक चिन्ह से थोड़ी ज्यादा होती है। एक तरीके से निर्देश देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, हम एक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्रीय पर्वों के बारे में, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि। अगर हम कोई उदाहरण दें तो उदाहरण के लिखकर उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और फिर उदाहरण दे देते हैं। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, कॉमास होते हैं, जरूरी नहीं है ऊपर की साइड ये लगे होते हैं, ये इकहरे रूप में भी होते हैं और दोहरे रूप में भी होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में कि कौन सा इकहरा और कौन सा दोहरा किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम, समाचार पत्र, पत्रिका आदि का नाम लिखते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि हैं, चंदा मामा बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि निराला और चंदा मामा के दोनों को अलग से दिखाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। यदि हम किसी विशेष व्यक्ति के को अलग से दिखाना चाहते हैं वाक्य में, किसी ग्रंथ का नाम, कोई उपनाम, समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं, किसी के भी नाम को या किसी के उपनाम को, तो हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के द्वारा कहे गए कथन को उसी रूप में लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी के द्वारा कोई कही गई बात है और हम उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं सबके सामने, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो। तो ये जो नारा था गांधी जी का था करो या मरो, हम इसको वैसा का वैसा ही दिखा रहे, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह आया है। दोनों साइड से आता है ये। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो हमने क्या देखा दोनों कथनों में कि हमने किसी के कहे कथन को वैसा का वैसा लिख दिया है, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाए हैं। नेक्स्ट है कोष्टक। वाक्य के मध्य आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कई बार वाक्यों में ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ हम साथ ही साथ समझाना चाहते हैं, तब हम कोष्टक का प्रयोग कर देते हैं। जैसे निरंतर, लगातार अध्ययन से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो निरंतर के बाद हमें बताना है निरंतर का अर्थ क्या है, लगातार है, तब हम कोष्टक का प्रयोग कर दिया है हमने। ऐसे ही कोष्टक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। बड़े तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये एक छोटे से गोले के रूप में रहता है। कोई भी ऐसा शब्द है जो बहुत प्रसिद्ध है और हम उसे छोटे रूप में लिखना चाह रहे हैं, संक्षिप्त रूप में लिखना चाह रहे हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित, तो प के ऊपर डॉट लगाकर गोला बना देंगे छोटा सा। ईवी, ईश्वी को लिखना है तो ई लिखकर छोटा सा डॉट, मतलब छोटा सा गोला। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो स ऊपर डॉट है, फिर छोटा सा गोला, फिर छोटा सा गोला, स ऊपर डॉट और फिर छोटा सा गोला। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ। स्वर्गीय में स्व और स्व लिख के छोटा सा गोला, तो ये स्वर्गीय है। तो इस प्रकार से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से हम अपनी भाषा के अंतर्गत
विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वाक्यों को लिखते समय। आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला है हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह का। नेक्स्ट है सामान्य कथन वाले वाक्यों की समाप्ति पर लगाया जाता है अल्प विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, योजक। तो लगाया जाता है पूर्ण विराम। तो सी विकल्प हमारा सही है, लगा देंगे सी विकल्प वाले गोले पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं। राजा ने कहा, कहा के बाद क्या आ जाएगा अल्प विराम, फिर है हे शूद्रक। अब राजा की कही हुई बात को हम यहाँ पर हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू होगा हे शूद्रक। शूद्रक के बाद क्या आ जाएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, या फिर हम इसके स्थान पर यहाँ पर अल्प विराम भी लगा सकते हैं। मैं तेरे सेवक पर किए जाने वाले बलिदान से प्रसन्न हूं। यहाँ पर हमारा पूर्ण विराम वाक्य खत्म हो गया है और यहाँ पर हमारा जो उद्धरण चिन्ह था वो भी समाप्त हो जाएगा। अगला है मां ने पूछा। मां ने पूछा क्या आ जाएगा फिर अल्प विराम और फिर यहाँ पर हमारा उद्धरण चिन्ह प्रारंभ होगा तुम कब घर वापस आ रही हो। तो ये प्रश्न है तो प्रश्न सूचक चिन्ह और यहाँ पर हमारी बात समाप्त हो रही है तो उद्धरण चिन्ह समाप्त। पत्नी ने कहा, पत्नी ने कहा उसके बाद अल्प विराम स्वामी। यहाँ पर हमारा उद्धरण चिन्ह प्रारंभ, स्वामी के बाद फिर से अल्प विराम। मुझे नींद नहीं आ रही है, यहाँ पर थोड़े समय के लिए रुक रहे हैं तो अर्ध विराम। और बहुत घबराहट हो रही है पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह समाप्त। नेक्स्ट है एडिसन ने उत्तर दिया। ठीक है, एडिसन ने उत्तर दिया नहीं 1 औंस बुद्धि और 1 टन परिश्रम। उत्तर दिया उसके बाद उसकी बात को हम ऐसे के ऐसे ही लिख रहे हैं तो उद्धरण चिन्ह नहीं, नहीं के बाद कॉमा, कॉमा यानी कि अल्प विराम 1 औंस बुद्धि और 1 टन परिश्रम। यहाँ वाक्य समाप्त और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह समाप्त। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह का प्रयोग हमने किस प्रकार से किया। ठीक है, वाक्यों में हमने लगाकर आपको दिखा दिया है। अगला है इसी प्रकार से एक छोटा सा अनुच्छेद है, उसमें भी आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ये कार्य आप स्वयं करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कर लेंगे। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के शिविर में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम गाजी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। तो यह है एक अनुच्छेद जिसमें आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। यह कार्य आप स्वयं कर लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। लेखन में विराम चिन्ह का क्या महत्व है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो लेखन में विराम चिन्ह का क्या महत्व होता है कि अगर हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते और वह हमारी बात अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाता और हमारी जो बात है उसमें हम कहना कुछ और चाह रहे होते हैं और दूसरा सामने वाला कुछ और समझ लेता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह
वाक्य में कब प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं। उदाहरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आप बताएंगे उदाहरण चिन्ह के बारे में कि वो कितने प्रकार के हैं और दोनों के उदाहरण दे देंगे। तो ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ के माध्यम से विराम चिन्ह के बारे में कि किस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा के अंतर्गत किया जाता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।